नमस्कार। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने पीढ़ियों को झकझोरा है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान। जी बिल्कुल, गोदान। हमारे पास इसका एक गहरा विश्लेषण है और हम मिल के कोशिश करेंगे कि इस कहानी के आत्मा तक पहुंच सकें, मतलब इसके किरदारों के दर्द और सपनों को समझ सकें। हाँ, कोशिश रहेगी। ये उपन्यास आया तो था 1936 में, पर कमाल देखिए, इसे आज भी प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन काम माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस वक्त के हिंदुस्तान का आईना है ना? सही कहा, एकदम आईना। गांव की वो कच्ची पक्की जिंदगी, जमींदारों का जुल्म, उफ। कर्ज का वो जाल जिसमें किसान फंसता ही चला जाता था, जात पात का भेदभाव, और हाँ, शहरों में बैठे पढ़े लिखे लोगों का वो खोखलापन, हाँ, वो पाखंड। सब कुछ बड़ी बेबाकी से सामने रख दिया प्रेमचंद ने। बिल्कुल। और इसका नाम देखिए, गोदान, अपने आप में कितना कुछ कहता है। हाँ, ये नाम ही। हिंदू धर्म में मानते हैं कि मरने से पहले अगर गाय दान कर दो तो मोक्ष मिल जाता है। ये सबसे बड़ा दान है। पर सोचिए, कहानी का हीरो होरी सारी जिंदगी एक गाय के लिए तरसता है और आखिर में बिना अपनी ये इच्छा पूरी किए ही दम तोड़ देता है। ओह। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, इसकी विडंबना। तो चलिए इसी विडंबना को, होरी के उस अधूरे सपने को और प्रेमचंद के उस पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं, जो शायद आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। कहाँ से शुरू करें? शायद होरी के उस छोटे से लेकिन बहुत बड़े सपने से। हाँ, वहीं से करते हैं। होरी राम। हाँ, कहानी का दिल है होरी राम, बेलारी गांव का एक आम किसान। बिल्कुल आम। गरीब लेकिन मेहनती। थोड़ी जमीन है, बीवी धनिया है, बेटा गोबर और 2 बेटियां हैं, सोना और रूपा। छोटा सा परिवार। और उसकी बस एक ही हसरत है, घर में एक गाय आ जाए। बस एक गाय। उस जमाने में गांव में गाय होना मतलब सिर्फ दूध घी नहीं, बल्कि इज्जत थी, एक भरोसा था कि चलो घर में कुछ तो है, एक स्टेटस सिंबल जैसा। हाँ, सम्मान का प्रतीक थी गाय। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिन लगता है कि सपना सच हो गया। भोला पास के गांव का एक ग्वाला है जिसकी पत्नी गुजर चुकी है। हाँ, विदुर था वो होरी को एक गाय बेचने को तैयार हो जाता है 80 रुपए में। 80 रुपए उस समय बड़ी रकम थी। लेकिन पेच ये है कि पैसे होरी के पास है नहीं, सौदा उधार पर होता है। उधार पर। यहीं से मुश्किल शुरू होती है। गाय घर आती है, खुशी भी आती है, लेकिन साथ में ले आती है मुसीबत का पैगाम। हाँ। होरी का अपना छोटा भाई हीरा जल भुन जाता है। ईर्षा। और यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। ये जलन, ये ईर्षा इतनी बढ़ जाती है कि हीरा वो चुपके से गाय को जहर दे देता है। हे भगवान। बेचारी गाय मर जाती है। अब सोचिए होरी पर क्या बीतती होगी। कल्पना करना भी मुश्किल है। इल्जाम उसी पर आता है कि उसने लापरवाही की। भोला अपने पैसे या हर्जाना मांगता है। और गांव की पंचायत वो क्या करती है? क्या वो सच का साथ? नहीं, यही तो असली मुश्किल है। पंचायत भी भोला की तरफदारी करती है। अच्छा, क्यों भला? शायद इसलिए कि भोला उससे बेहतर स्थिति में है, या शायद गांव के अपने समीकरण होते हैं, कौन जाने। नतीजा ये होता है कि होरी पर भारी जुर्माना ठोक दिया जाता है। ओह नो। अब जो आदमी पहले ही कर्ज में दबा हो, उस पर यह नया बोझ, वो गरीबी के दलदल में और धंसता चला जाता है। ये एक वाकया ही दिखा देता है कि कैसे एक मामूली किसान अपने ही भाई की जलन, समाज के दबाव और पंचायत के अन्याय के बीच बस पिस रहा था। बिल्कुल। और ये जुर्माना भरने से मुश्किलें खत्म नहीं होती। कहाँ से खत्म होंगी? सही बात है। घर चलाने के लिए, बीज खाद के लिए और दूसरे 100 तरह के खर्चों के लिए होरी को गांव के महाजन दातादीन के पास जाना ही पड़ता है। दातादीन, वो पंडित? हाँ, दातादीन एक ब्राह्मण है, पूजा पाठ भी कराता है, लेकिन असल में वो सूदखोर है। वो धर्म की आड़ में मतलब किसानों का खून चूसने वालों का प्रतीक है। कर्ज पर ब्याज ऐसा चढ़ता है कि होरी की कमर ही टूट जाती है। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, एक तरफ दातादीन जैसे सूदखोर, दूसरी तरफ जमींदार का लगान। हाँ, लगान। और फिर समाज के रीति रिवाज। हाँ। बेटियों की शादी करनी है, दहेज देना है, त्योहार मनाने हैं, श्राद्ध करना है। अरे बाप रे। हाँ, ये सब खर्चे अपनी नाक बचाने के चक्कर में समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए उसे अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने पड़ते हैं। सही। मजबूर था बेचारा। और घर के अंदर भी मुश्किलें कम नहीं है। एक और तूफान तब आता है जब पता चलता है कि होरी के बेटे गोबर का भोला की ही विधवा बेटी जूनिया से चक्कर चल रहा है। हाँ, ये एक और मुसीबत। बात बढ़ जाती है, जूनिया माँ बनने वाली होती है। अब क्या हो?
समाज क्या कहेगा? बदनामी का डर। इसी बदनामी के डर से गोबर एक रात चुपके से गांव छोड़कर शहर भाग जाता है। भाग गया, जिम्मेदारी छोड़कर। यहाँ पर होरी का एक अलग ही रूप सामने आता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो डरा हुआ है, दबा हुआ है, लेकिन इस मौके पर वो कुछ ऐसा करता है जो उसकी गरीबी और लाचारी के हिसाब से बहुत बड़ा कदम है। क्या करता है वो? गांव वाले पंचायत बुलाते हैं, उस पर जुर्माना लगाते हैं, उसे बिरादरी से बाहर करने की धमकी देते हैं, लेकिन होरी वो झुनिया को अपने घर में पनाह देता है। अच्छा, ये तो हाँ, वो उसे अपनी बहू मान लेता है। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, जाति और समाज के नियमों को सीधी चुनौती। बिल्कुल, ये क्रांतिकारी कदम था उसके लिए। लेकिन धनिया, होरी की पत्नी, उसका क्या रुख रहता है? क्या वो आसानी से मान जाती है? शुरू में तो धनिया बिल्कुल राजी नहीं होती। वो गुस्सा होती है, झुनिया को कोसती है। आखिर लोकलाज का डर तो उसे भी है ना। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे उसका दिल पिघलता है। वो खुद एक माँ है, एक औरत है। वो झुनिया का दर्द समझती है और फिर उसे बेटी की तरह अपनाने लगती है। अच्छा, ये दिखाता है कि नियमों से ज्यादा बड़ी चीज इंसानियत और ममता होती है। धनिया का किरदार वैसे भी कमाल का है। हाँ, मैंने भी महसूस किया पढ़ते हुए। होरी जहां ज्यादातर चुप रह जाता है, अन्याय सह लेता है, हाँ, बिल्कुल। डब्बू किस्म का, वहीं धनिया बोल पड़ती है। वो जमींदार की कारिंदों से भिड़ जाती है। वो दाता दीन जैसे पंडितों को उनकी असलियत दिखा देती है। हाँ, वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद ने धनिया के जरिए ही अपनी बात कहलवाई हो। बिल्कुल सही कहा आपने। धनिया उस पितृसत्तात्मक समाज में जहां औरत की आवाज दबा दी जाती थी, एक विद्रोही स्वर की तरह है। वो जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग पर सवाल उठाती है। वो प्रेमचंद के मन की बात कहती है। सही। वो भी एक तरह से सहन शक्ति और गरिमा का प्रतीक बन जाती है। हाँ, उधर गोबर शहर पहुंच गया है। गांव की सीधी सादी जिंदगी छोड़कर शहर की चकाचौंध और भागदौड़। वहां उसका अनुभव कैसा रहता है? गोबर शहर में मजदूरी करता है, छोटे मोटे काम धंधे सीखता है। वो देखता है कि शहर में भी शोषण है, लेकिन उसका तरीका अलग है। अच्छा, कैसा? वहां चालाकी है, धोखा है, दिखावा है। गांव की तरह सीधा सीधा जुल्म नहीं, बल्कि आप कह सकते मीठी छुरी है। मतलब घुमा फिरा कर। हाँ, वो शहर के लोगों का पाखंड देखता है, उनकी बातें बड़ी बड़ी लेकिन दिल छोटे। प्रेमचंद यहाँ शहर के आकर्षण के साथ साथ उसके अंदर के खोखलेपन को भी दिखाते हैं। तो क्या वो शहर में ही रम जाता है या वापस आता है? कुछ समय वो शहर की हवा में बहता है, पैसा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे अपने गांव, अपनी झुनिया और अपने बच्चे की याद आती है। जड़ें खींचती हैं। हाँ, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो वापस गांव लौट आता है। ये दिखाता है कि जड़ें इतनी आसानी से नहीं कटती। वो उस पीढ़ी का प्रतीक है जो गांव और शहर के बीच झूल रही थी। सही कहा। गांव में शोषण के और भी चेहरे हैं। जमींदार और उसके कारिंदे तो हैं ही। हाँ, वो तो है ही। जो मनमाना लगान वसूलते हैं, बेगार करवाते हैं। होली दिवाली जैसे त्योहारों पर भी किसानों को अपनी फसल या पैसे नजराने के तौर पर जमींदार को देने पड़ते हैं। उफ, मतलब त्योहार भी बोझ। जरा सोचिए, त्योहार खुशी का मौका होता है, लेकिन गरीब किसान के लिए वो भी एक बोझ था। और धर्म के ठेकेदार, दाता दीन और उसका बेटा मतई दीन। हाँ, उनका तो कहना ही क्या। वो हर मौके पर धर्म का डर दिखाकर, रीति रिवाजों का वास्ता देकर किसानों से कुछ न कुछ ऐंठते रहते हैं। मतलब हर तरफ से मार। हाँ, कभी पूजा के नाम पर, कभी शुद्धि के नाम पर। वो दिखाते हैं कि कैसे धर्म का इस्तेमाल भी शोषण का एक हथियार बन सकता है। प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से इस पाखंड को उघाड़ा है। ये तो हुई गांव की कहानी, लेकिन गोदान में एक और दुनिया भी चलती है, शहर की। हाँ, समानांतर चलती है। वहाँ कुछ पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोग हैं। मिस्टर मेहता हैं जो फिलॉसफी झाड़ते हैं, समाज सुधार की बातें करते हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल। डॉक्टर मालती हैं जो एक मॉडर्न पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, औरतों की आज़ादी की बात करती हैं। मिर्जा खुर्शीद है, एक रंगीन मिजाज शहरी बाबू। और गोविंदी हैं, मेहता जी की पत्नी, जो घर और बाहर की दुनिया के बीच फंसी हुई लगती हैं। हाँ, ये शहरी किरदारों का ताना बाना है। और कमाल की बात यह है कि ये लोग घंटों बहस करते हैं। समाज कैसे सुधरेगा, औरतों को क्या हक मिलने चाहिए, हाँ, बड़ी बड़ी बातें। गांव का भला कैसे होगा, जात पात कैसे मिटेगी, बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे सिद्धांत। लेकिन प्रेमचंद दिखाते हैं कि इनकी ये सारी बातें, ये सारी बहसें कितनी खोखली हैं। खोखली कैसे? शहर के आरामदायक कमरों में बैठकर गांव के दुख दर्द पर चर्चा करना और उस दर्द को असल में जीना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। हाँ, बात तो सही है। उनकी बातें हवा हवाई लगती हैं जब हम उन्हें होरी की जिंदगी की कसौटी पर कसते हैं।
ये शहरी बनाम ग्रामीण का जो विरोधाभास है, ये उपन्यास में बहुत उभर कर आता है, जैसे दो अलग अलग भारत एक साथ चल रहे हों। बिल्कुल। और प्रेमचंद किसी का पक्ष नहीं लेते। वो शहर की बुराइयां दिखाते हैं तो गांव के भी। वो दिखाते हैं कि इंसानियत और शोषण दोनों जगह मौजूद है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। कहानी आगे बढ़ती है। होरी की मुश्किलें कम नहीं होती। अब छोटी बेटी रूपा की शादी की चिंता है। हाँ, एक और जिम्मेदारी। जैसे तैसे एक रिश्ता तय होता है, लेकिन लड़के वाले दहेज मांगते हैं। होरी कहाँ से लाए? फिर वही चक्कर, उसे और कर्ज लेना पड़ता है। ओह, शायद अपनी जमीन का कोई टुकड़ा गिरवी रखना पड़ता होगा। बेटी की शादी तो जैसे तैसे कर देता है, लेकिन खुद कर्ज के बोझ तले और दब जाता है। ये दिखाता है कि दहेज जैसी प्रथा ने उस समाज में गरीब किसानों की कैसी कमर तोड़ रखी थी। हाँ, एक खुशी का मौका भी मातम में बदल जाता था। और होरी का शरीर, इतनी मेहनत, इतना तनाव, खाने को पूरा नहीं, उसका क्या असर होता है? जाहिर है, होरी का शरीर जवाब देने लगता है। वो दिन रात खटता है, खेतों में, सड़क पर मजदूरी करके किसी भी तरह परिवार का पेट पालने और कर्ज चुकाने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसमें पहले जैसी जान नहीं रही। हाँ, उम्र भी तो ढल रही है। कुपोषण और चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बेटा गोबर मदद तो करता है, लेकिन वो अकेले इस गरीबी के पहाड़ को कैसे हटाए? मुश्किल है। कर्ज है कि बढ़ता ही जाता है। मगर होरी की हिम्मत देखिए। हाँ, हिम्मत तो थी। इस हाल में भी वो एक सपना पाले हुए है, गोदान का सपना। हाँ, वो आखिरी इच्छा। उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ पुण्य नहीं कमाया तो कम से कम मरते समय एक गाय दान कर देगा तो आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ये उसकी आस्था है, उसका आखिरी सहारा। बिल्कुल। वो पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता है। शायद सोचता है कि कभी तो इतने पैसे जमा होंगे कि वो एक गाय खरीद सके और दान कर सके। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाता है? क्या उसका ये आखिरी सपना पूरा होता है? यही तो कहानी का सबसे दर्दनाक और दिल को चीड़ देने वाला हिस्सा आता है। क्या होता है? होरी खेत में काम करते करते बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। वो बिस्तर पकड़ लेता है। मौत सामने खड़ी है। और इस आखिरी वक्त में भी उसे एक ही चिंता है, गोदान की। वो शायद बुदबुदाता है, पूछता है कि गाय का इंतजाम हुआ या नहीं। और धनिया क्या करती है? घर में तो कुछ बचा ही नहीं है। धनिया बेबस है। घर में अनाज का एक दाना नहीं, फूटी कौड़ी नहीं। तभी गांव का पुजारी, शायद दाता दीन या उसका बेटा, आता है और कहता है कि होरी की हालत खराब है, गोदान करवा दो, नहीं तो परलोक बिगड़ जाएगा। हे भगवान, इस वक्त भी? हाँ, तब धनिया, जिसके आंसू भी शायद सूख चुके हैं, अपने पल्लू में बंधे आखिरी कुछ आने, शायद 20 आने, निकालती है। हाँ। पुजारी के हाथ पर रखती है और कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ओह, ये तो कलेजा फट जाए सुन के। हाँ, ये एक ऐसा पल है जो पाठक को हिलाकर रख देता है। वो चंद सिक्के, होरी की पूरी जिंदगी की कमाई, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारे सपने, उसकी सारी आस्था का प्रतीक बन जाते हैं। और शायद इसी प्रतीकात्मक गोदान के बाद होरी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। उसका सपना अधूरा रह गया। उसकी मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, वो उस पूरे किसान वर्ग की त्रासदी का प्रतीक है जो कर्ज, शोषण और झूठी सामाजिक मान्यताओं के बोझ तले पिस रहा था। तो अगर हम सब कुछ समेटना चाहें तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है? होरी जैसा मजबूर, ईमानदार किसान, हाँ, धनिया जैसी हिम्मत वाली औरत जो अन्याय से लड़ती है, बिल्कुल। गोबर जैसा नौजवान जो गांव और शहर के बीच अपना रास्ता तलाश रहा है, दाता दीन जैसा धर्म का ढोंगी, भोला जैसा सीधा साधा ग्रामीण, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये तस्वीर बनाते हैं एक ऐसे समाज की जहां गरीबी और शोषण ने इंसान को तोड़कर रख दिया था, जहां जमींदार, सूदखोर और पुजारी वो सब मिलकर किसान को लूट रहे थे, जहां जाति और लिंग के आधार पर भारी भेदभाव था, जहां दहेज जैसी कुप्रथाएं जिंदगियों को बर्बाद कर रही थीं, जहां शहर और गांव के बीच एक गहरी खाई थी, और इन सब के बीच गोदान जैसी एक धार्मिक इच्छा की पूर्ति भी असंभव थी। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद इंसान की गरिमा के लिए संघर्ष और छोटे छोटे सपनों की लौ कहीं न कहीं टिमटिमाती रहती थी, जैसा होरी और धनिया की जिंदगी में दिखता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि गोदान आज क्यों महत्वपूर्ण है? प्रेमचंद ने जो लिखा वो तो लगभग 90 साल पहले के हिंदुस्तान की कहानी थी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि होरी की कहानी खत्म नहीं हुई है। अच्छा? होरी मर गया, लेकिन उसका दर्द वो आज भी जिंदा है।
आज भी भारत में लाखों किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। हाँ, ये तो सच है। आज भी लैंगिक असमानता है, दहेज के लिए जाने जाती हैं, शोषण के नए नए तरीके ईजाद हो गए हैं। गांव और शहर के बीच की खाई शायद और चौड़ी हुई है। प्रेमचंद ने जिन बुनियादी सवालों को उठाया था वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। होरी का संघर्ष हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हालात बहुत बदले हैं। ये सोचने वाली बात है। और एक बात और, वो शहरी बहस और गांव की जमीनी हकीकत का फर्क। हाँ, वो मिस्टर मेहता और मालती वाली बहस से। हाँ, क्या आज वो मिट गया है, या आज भी हम शहरों में बैठकर किसानों की समस्याओं पर सेमिनार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की सच्चाइयों से कोसों दूर हैं। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। प्रेमचंद हमें ये सवाल पूछने के लिए छोड़ जाते हैं।